हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन। माय नेम इज आयुषी बंसल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर हमारी सीएमए इंटरमीडिएट आईटीटी के पेपर की जितनी भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं आपके एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका मैसेज आ रहा था ना कि मैम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा क्या है? भाई सबसे इंपॉर्टेंट पेपर के लिए अमेंडमेंट्स है। दैट्स वाई मैंने आपको बोला भी था कि पेपर से पहले दिन या फिर 2 दिन पहले अमेंडमेंट्स जरूर कर लेनी है। याद आ गया? यस, लेट्स स्टार्ट इट। अब पहली अमेंडमेंट यहाँ पर आ रही है स्टूडेंट्स। हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7, जिसमें हमने बात करी थी स्कोप ऑफ सप्लाई की। आपको देखो ध्यान आएगा, मैंने आपको वहां पर एक पॉइंट करवाया था। सेक्शन 7 में स्टूडेंट्स मैंने आपको करवाया था कि अगर कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अगर अपने मेंबर्स को क्या करती है, अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन जो है अपने मेंबर्स को कोई भी ऐसा कुछ भी सप्लाई कर रही है जिसके लिए वो उनसे कैश ले रही है या फिर डेफर पेमेंट ले रही है, सो इन दैट केस हम उसको सर्विस मानेंगे। याद आया या नहीं आया? जल्दी से बोलो मुझे पहले तो, याद आया या नहीं आया? याद आ गया मैम, यस। अब हमने ना स्टूडेंट्स पहले ये बात होती थी कि भाई अगर कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन करी है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ने और अपने मेंबर्स को सर्विस दी है, सो इन दैट केस दैट शेल बी कंसिडर एज सप्लाई, उसको सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कोई गुड्स सेल करे या सर्विसेज सेल करी। ओके, यहाँ पर अब उन्होंने अमेंडमेंट क्या करी है, कुछ ज्यादा बड़ी अमेंडमेंट नहीं है। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की जगह उन्होंने बोल दिया है एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन बट अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन एन इंडिविजुअल। ठीक है, जब वो अपने किसी और पर्सन को, किसी भी मेंबर को कुछ भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन ऐसी कर रहे हैं, यानी कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए कैश या डेफर पेमेंट है कि थोड़ी बाद में पेमेंट मिलेगी, तो उसको सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। पहली अमेंडमेंट बस इतनी है। मैम क्या ये पेपर में आ सकती है? डेफिनेटली। अब आपने पढ़ा हुआ था अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, नाउ इट कवर्स एवरी पर्सन बट इंडिविजुअल कवर नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, डन। फर्स्ट अमेंडमेंट डन, यही है। देखिए, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या किसी भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। ओके, चलिए ग्रेट। हाँ, पहली बस इतनी सी अमेंडमेंट थी। इनफैक्ट बट आई विल सजेस्ट यू ना कि आप क्या करो, जो मैंने आपको नोट्स बनवा रखे हैं आप उसी में ही अमेंडमेंट्स करते जाइए, या फिर जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपने जहां भी नोट्स या जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो वहां पर इन अमेंडमेंट्स को करते जाओ। ये पूरा का पूरा पढ़ने का ना सिर्फ एक टाइम वेस्टेज होगा, तो पूरा मत पढ़ना, जितना करवा रही हूँ बस उतना देख लो। ओके, आगे नाउ द सेकेंड अमेंडमेंट जो आई है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज रिगार्डिंग द कंपोजिशन लेवी। पहले तो जल्दी से कंपोजिशन लेवी का सेक्शन रिवाइज कर लो। मैम सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, आई होप सबको याद आ गया। ये क्या बोला था, कौन कौन सा मैन्युफैक्चरर ऐसा है जो कि कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, चाहे कोकोआ हो चाहे ना हो। सेकंड क्या बात करी थी मैम? सेकंड बात हमने करी थी पान मसाला की। थर्ड हमने करी थी टोबैको या फिर टोबैको मैन्युफैक्चर सब्स्टिट्यूट्स की। एंड फोर्थ हमने करी थी एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर खोलते ही फिस की आवाज, सोडा वाटर। ठीक, अब इसने स्टूडेंट्स उसमें और कुछ एंट्रीज को यहाँ पर मिला दिया है। अब कौन सी वाली एंट्रीज है? सिंपल सी बात करूं तो ये बोल दिया भाई जो ईंटें बना रहा है ना वो भी कंपोजिशन लेवी में नहीं आएगा। ईंटें यानी कि ब्रिक्स। ठीक है, अब ब्रिक्स की कैटेगरी डिफाइन कर दी। पहला उन्होंने बोल दिया ऐसी कोई भी ब्रिक जो कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स है, ठीक है, या फिर जिसमें स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी है जो कि फ्लाई ऐश का एग्रीगेट कंटेंट जो है वो 90% है। ठीक है, 90% या उससे ज्यादा है, या फिर वो फ्लाई ऐश ब्लॉक्स हैं, फ्लाई ऐश कंटेंट है। सो इन ऑल दोस केसेस वो मैन्युफैक्चरर भी जो है वो यहाँ पर कवर नहीं होगा, वो भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। मैम ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स क्या है स्टूडेंट? दीज आर काइंड ऑफ ग्रे कलर की ईंटें होती हैं, बस इतना माइंड में रखना। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ लिया फ्लाई ऐश का एग्रीगेट कंटेंट एटलीस्ट 90%। ओके, पेपर में स्कोर कितना करना है? एटलीस्ट 90%, तो 90% याद रखना। देखो यहाँ मैंने आपको बोला ही था ये ग्रे कलर की ईंटें होती हैं और कुछ नहीं। सेकेंड स्टूडेंट्स होता है ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलीशियस अर्थ। देखो अब नॉर्मली हमने जो ईंटें देखी होती हैं दे आर ऑफ दिस काइंड, ऐसी होती है। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैंने ऐसी बना दी है।
ये जो ब्रिक्स होती हैं, दीज आर ऑल्सो फॉसिल मीन्स, ये ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे ना पत्थर टाइप से होते हैं, होती ईंटें हैं ये लेकिन पत्थर टाइप लगते हैं, ठीक है। सो दैट ब्रिक ऑफ फॉसिल मीन्स और ब्रिक और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, ये भी यहाँ पर इसका जो मैन्युफैक्चरर है जो ये बना रहा है वो भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ पाएगा। थर्ड आता है वो ईंटें लाल कलर की, वो ईंटें रेड ब्रिक्स जो कि कोई भी बिल्डिंग बनाने में यूज होती है, तो उसका भी जो मैन्युफैक्चरर है कंपोजिशन में नहीं आ पाएगा। फिर स्टूडेंट्स अर्थन और रूफिंग टाइल्स, देखो जो छतों पर, रूफ मतलब होता है छत, जो छतों के ऊपर, रूफ के ऊपर जो टाइल्स लगती है वही वाली जो ईंटें जैसी होती है, ठीक है, ये देखो ये लगा रहा है यहाँ पर, ये सब भी इसमें कवर नहीं होगी। बस इतना ही पढ़ना है। अब जरा यही रिवाइज कर लो क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि आप अलग से जाकर रिवीजन करोगे। सेकेंड अमेंडमेंट हमने बात करी कंपोजिशन लेवी की, इसमें अब क्या क्या ऐड हो चुका है। फर्स्ट आइटम जो ऐड हुई है क्या है, वो ब्रिक ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ठीक है, या फिर फ्लाई ऐश का एग्रीगेट कंटेंट एटलीस्ट 90% वाला है। सेकंड हमने स्टूडेंट्स क्या बात करी थी मैम, ब्रिक ऑफ फॉसल मीन्स। थर्ड बिल्डिंग की ब्रिक्स, लाल वाली ईंटें। फोर्थ अर्थन और रूफिंग टाइल्स, ठीक है, बस डन, याद रहेगा, ग्रेट। तो क्या है ये ईंटों का मैन्युफैक्चरर जो है, हाँ इस बार ये पेपर में आ सकता है। अच्छा बस इतना ही करना है, हाँ मैम बस, हाँ जी बस इतना ही करना है। अब आपको लग रहा होगा मैम सप्लीमेंट्री पेपर में तो इतना इतना लिखा है, देखो सप्लीमेंट्री पेपर में वो सब लिखा है जो मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, तो आपको एक एक लाइन पढ़ने में अपना टाइम मत लगाना, ठीक है। मैं इसीलिए इंस्टीट्यूट का ही स्टडी मटेरियल यूज कर रही हूँ सप्लीमेंट्री पेपर, कि आपको ये ना लगे कि कुछ हमारा स्किप हो गया, ठीक है। सो नो टेंशन, नो फेयर व्हेन आई एम हियर, ओके ग्रेट। नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स बात आती है हमारी एग्जाम्शन वाले चैप्टर की। एग्जाम्शन इसमें अमेंडमेंट आई है। मुश्किल है क्या, एग्जाम्शन चैप्टर मुश्किल लगा था जब मैंने पढ़ाया था, नहीं ना, तो ऐसे ही अमेंडमेंट भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमने स्टूडेंट्स एक अमेंडमेंट करी थी, प्योर सर्विसेज की अमेंडमेंट। क्या था उसमें, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था भाई गवर्नमेंट अपनी सर्विस दे रही है, याद आ गया, यस। अब स्टूडेंट्स गवर्नमेंट अपनी सर्विस, प्योर सर्विस, प्योर सर्विस मीन जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस दे रही है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हो सकता क्योंकि उसमें गुड्स प्लस सर्विस आते हैं। तब प्योर सर्विसेज के केस में उन्होंने बोला, पहले होता था कि भाई अगर अपनी सर्विसेज जो है वो किसको दे रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी को। क्या था ये, जरा एक बार याद कर लें। हाँ, गवर्नमेंट, फिर मैंने आपको स्टूडेंट्स पढ़ाया था लागेगा वाला, क्या था लागेगा, ऐसे था ना, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी एंड गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अब इन्होंने ये गेगा को हटा दिया, दैट इज गवर्नमेंटल एंटिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी को हटा दिया। अब वो सर्विस अगर किसको दी गई है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बस। जो लागेगा में से जीई एंड जीए को हटा दिया और बोला किसको देनी है प्योर सर्विस, अगर कब एग्जाम्शन मिलेगी, अगर वो प्योर सर्विस दी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, इन चार के अलावा किसी की बात नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। चलो ग्रेट। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमने एक और एंट्री वहां पर करी थी कि उसने जो है कंपोजिट सप्लाई कर दी गुड्स की या सर्विसेज की, जिसमें कि गुड्स की जो वैल्यू है भाई वो 25% वाला हमने क्राइटेरिया पढ़ा था। मैं सिंपल सी बात बोलूं, उस वो भी सारी सेम है, बस गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को हटा दिया। मैम वैसे ये वाली कौन सी थी, याद से नहीं आ रही, याद करवा देते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने बोला था पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी वाले जो आर्टिकल 243G एंड 243W के अंडर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनके केस में ये सर्विस हमने एप्लीकेबल करी थी। पहले गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंटल एंटिटी वहां इंक्लूड थी, वो अब एक्सक्लूड हो गई है। आइए एक बार पढ़ भी लेते हैं। Composite supply of goods and services in which the value of supply of goods constitutes not more than 25% of the value of the said composite supply। किसको दे रहे हैं ये composite services अपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बस। किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी को दी है तो इन दैट केस वहां पर स्टूडेंट्स इसको एग्जाम्शन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा और मैं करवा देती हूँ। आपको क्या बोला था, सर्विसेज कैसे देते हैं, एज अ म्यूनिसिपैलिटी, एज अ पंचायत, वो वाली सर्विसेज की बात करी थी। आई होप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है, पक्का देख लो। देखो डाउट है तो अभी पूछना, अरे कमेंट सेक्शन में लिखो, साथ के साथ रिप्लाई आएगा आपको डेफिनेटली, ठीक है। चलो
नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैम और क्या इसको इसमें इंक्लूड किया है। डेफिनेटली एग्जाम्शन की कैटेगरी जरा याद करो, बात करी थी हमने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा की याद करवाई थी मैंने आपको। हाँ मैम याद तो करवाई थी। इसमें साथ में स्टूडेंट्स पहले क्या होता था, हमने एक एंट्री करी थी, देखिए हमने बात करी थी कि अगर इन सब की जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की हमने बात करी थी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की, तो एवरी केस वो एग्जाम था। लेकिन अब इन्होंने कह दिया भाई ये वाली जो एंट्रीज है ना, देखिए हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन किया गया है इन सब जगहों से, या फिर नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज से, या फिर स्टेज कैरेज, बट स्टेज कैरेज भी कैसा होना चाहिए, नॉन एयर कंडीशन होना चाहिए, एयर कंडीशन स्टेज कैरेज नहीं होना चाहिए। So in all those cases वहां पर एग्जाम्शन हो जाती थी। अब इन्होंने कहा प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन आइटम बी एंड सी, दैट इज नथिंग कंटेन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज shall apply to services supplied to an electronic commerce operator and notified under subsection 5 of section 9. Now what they are saying, let's talk about it. आपको ध्यान होगा हमने एक सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 किया था। What was that section 9 subsection 5? मैम आरसीएम इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें हमने पहले 3 एंट्रीज कवर करी थी। इस पे भी एक अमेंडमेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन सी 3 एंट्रीज कवर करी थी जरा याद करवाना मुझे। मैम जो फर्स्ट एंट्री हमने कवर करी थी दैट वाज रिगार्डिंग टू, हमने बात करी थी ओला उबर वालों की, यानी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की। सेकेंड बात करी थी हमने किसकी, ओयो की, यानी होटल अकोमोडेशन की। थर्ड हमने बात करी थी हाउस कीपिंग सर्विसेज लाइक अर्बन क्लैप की। अब इन्होंने ये बोला भाई ठीक है ना, कोई आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या स्टेज कैरेज है, ओके, लेकिन नॉन एयर कंडीशन है, हम उसको एग्जाम्शन देंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पर। बट अगर वो नॉन एयर कंडीशन जो स्टेज कैरेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज दोनों में से कोई भी इसमें इंक्लूड हो रहा है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में, यानी वो किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज दे रहा है, किस बात का छोटा फिर वो रह गया, उसको तो ऑलरेडी ईसीओ का जो है एक बेनिफिट मिल रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर रजिस्टर है, तो इन दैट केस यहां पर उसको एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। क्लियर, ग्रेट, चलो। सो इट मींस अब उन्होंने क्या बोला कि जो भी सर्विसेज, चाहे वो स्टूडेंट्स नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो या नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज हो, दोनों केसेस में अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के साथ रजिस्टर है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाले में, तो फिर यहां पर एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो। अच्छा अब बात आई, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। मैंने आपको पढ़ाया था इसमें क्या क्या इंक्लूड पहले भी नहीं हो रहा था। अगर वो कोई टूरिज्म, हमने बात करी थी अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स पर, ठीक है, मतलब बाकी सब कुछ सेम है, बस ये याद रखना अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर रजिस्टर हो गए तो एग्जाम्शन खत्म। ओके, चलो। अब अगर अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट कर दो। यस, ग्रेट स्टूडेंट्स, ग्रेट। मतलब बाकी सारी चीजें सेम है, बस एक फर्क आया है, इसलिए प्लीज मत सोचना मैम इतनी सारी अमेंडमेंट से, छोटी सी अमेंडमेंट। क्या, अगर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में आपने रजिस्टर कर लिया उसको तो एग्जाम्शन खत्म। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्शन हमारी आती है सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, रेलवे से या फिर मेट्रो से, इनलैंड वाटरवे से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट्स बोल दिया कि देखिए हम बात करते थे, और ये सब मैंने आपको अपने नोट्स में लिखवा रखा है, कि अगर अपनी सर्विसेज कोई दे रहा है मीटर्ड कैब्स में, ऑटो रिक्शा में, ई रिक्शा में भी, तो उसको भी वहां पर एग्जाम्शन मिलती थी। बट अब से अगर किसी ने भी अपनी मीटर्ड कैब्स को, ऑटो रिक्शा को, ई रिक्शा को सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर रजिस्टर करवाया तो एग्जाम्शन खत्म। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा मैम सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में क्या अमेंडमेंट है, अभी आप कह रहे थे ना एक अमेंडमेंट आई है। हाँ जी, अभी पढ़ाती हूँ। पहले जरा देख लें अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स करी हैं जो आपके माइंड में हो कि बस इतनी सी हैं, ज्यादा नहीं है। पहली अमेंडमेंट हमने करी है सप्लाई वाले पार्ट की, फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकेंड हमने करी है कंपोजिशन लेवी की, सेकेंड अमेंडमेंट। ठीक है, ओके। थर्ड अमेंडमेंट हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर करी है रिगार्डिंग टू, ध्यान से लिख लेना कहीं पर कि ये सब अमेंडमेंट्स हुई हैं। थर्ड हमने करी है ये गवर्नमेंट वाले केस पे, एक तो प्योर सर्विसेज और वो पंचायत वाले केस की। क्लियर, आगे नेक्स्ट हमने क्या करी है,
नेक्स्ट फोर्थ, मैं इस दोनों को थर्ड मान रही हूँ, दोनों, क्योंकि गवर्नमेंट वाला केस है, चलो मैं उनको अलग अलग भी मान लूँ उधर। तो फोर्थ हो गई पंचायत वाला। फिफ्थ हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज दोनों। सिक्स यहाँ पर आ गया हमारे पास ये ऑटो रिक्शा वाला, पॉइंट सेम ही चल रहा है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में अगर वो आ गए तो खत्म, एग्जाम्पशन खत्म। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है स्टूडेंट सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में क्या अमेंडमेंट आई है वो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस बात को सुनते हैं। क्या कह रहे हैं वो, अभी देखो मैंने आपको लिखवाया कि भाई ये 3 कैटेगरीज यहाँ पर कवर होती थी, कौन सी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड होटल अकोमोडेशन एंड द थर्ड वन इज द हाउस कीपिंग। होती थी ना, हाँ जी मैम होती थी। अच्छा ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि बहुत ज्यादा अपनी जो है मैं बोलूँ तो ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा ट्रेंडिंग बिजनेस हो रहा है जो कि लोकल लेवल यानी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन और इन सब के जैसा है कि भाई हाँ वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, बेसिकली बोलूँ सर्विसेज, मैम जोमेटो स्विगी, बात तो सही बोली। तो अब इसी को उन्होंने किस में लेकर आए हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में, यानी स्टूडेंट सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में लेकर आए हैं क्लाउड किचन को। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द क्लाउड किचन, लेट्स टॉक अबाउट इट। क्लाउड किचन का मतलब होता है स्टूडेंट जहां पर आपका अपना कोई आप रेस्टोरेंट से सप्लाई कर रहे हो वो बात नहीं कर रहे, दे आर सेइंग कि आपकी कोई भी फिक्स्ड मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप सर्व भी कर रहे हो, आपका सिर्फ इतना काम है, चाहे वो काम घर से कर रहे हो अपनी किचन से कर रहे हो, ठीक है, जोमेटो वगैरह पे स्विगी वगैरह पे ऑर्डर्स ले रहे हो, यानी आपने अपने आप को एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर रजिस्टर करवा दिया, ऑर्डर्स ले रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, बस इतना काम, उसको कहते हैं क्लाउड किचन। तो इन्होंने बोला अब ये जो क्लाउड किचन का ऑनर है बेसिकली ही इज अ सप्लायर, लेकिन जब वो अपनी सर्विसेज दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो अगेन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 लगेगा, यानी ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद से टैक्स पे करेगा, नॉट द क्लाउड किचन, बस इतना ही है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की, याद रखिएगा। मैम ये पूरा पढ़े, फिर वही बात, पूरा क्यों पढ़ना है, सिर्फ आप अमेंडमेंट वाला पॉइंट पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, दिस इज द अमेंडमेंट वाला पॉइंट। ओके आइए देखते हैं। तो सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन द सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, मैंने बोला जो अपनी सर्विस रेस्टोरेंट से दे रहा है वो नहीं, जो क्लाउड किचन पर है उसकी बात हो रही है। अब मैम ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब मान लो कोई वहां पर बिठाकर कुछ खिला भी रहा है, कुछ भी है, तो क्या कुछ ऐसा है जिसको बोल दिया कि भाई यहाँ इस यूनिट इस रुपए से ऊपर का अगर कोई अमाउंट ले रहा है तो क्लाउड किचन से बाहर, आइए देखते हैं। तो उन्होंने बोला स्टूडेंट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मींस प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन। अब पता है कई बार क्या होता है, मान लो कोई एक होटल है, अगर वो बेसिकली सिर्फ रेस्टोरेंट है तो दिक्कत नहीं है, उसको बोल दिया जी क्लाउड किचन है, वहां पे बैठने की जगह नहीं है। अगर होटल है यानी वहां रहने की भी जगह होगी, तो उन्होंने कहा अब उस केस में उसका जो डिक्लेयर टैरिफ होगा वो कितना होगा। अगर स्टूडेंट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब हुआ कि अगर उसका जो डिक्लेयर टैरिफ पर यूनिट है वो 7,500 से ज्यादा है या उसके इक्वल है, तो फिर हम उसको किस में लेकर आएंगे कि भाई ये क्लाउड किचन वाली कैटेगरी नहीं है, ये छोटे वाली कैटेगरी, मतलब छोटा इन द सेंस कि ये अपना टैक्स खुद हैंडल कर ले, इसके पास टैक्सेशन डिपार्टमेंट होगा, बाकियों को बोला दे आर ऑन द डेवलपिंग स्टेज, हम संभाल लेंगे, समझे बात, क्लियर, चलो ग्रेट। कितना बोला है 7,500 पर यूनिट और इक्वल टू और मोर देन, इक्वल टू भी इसी में कवर होगा, यानी इक्वल टू वालों को भी ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ओके, एंड दिस इज पर यूनिट। चलो अब स्टूडेंट इसको लेकर हमारे पास कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं, आइए। सर्कुलर एक इशू हुआ था, अच्छा सर्कुलर क्यों इशू होता है अगर एमसीक्यू में पूछ लिया मैम क्लैरिफिकेशंस के लिए, ग्रेट, अरे आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू, मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। आओ कुछ देखते हैं क्या बोला इसने। फर्स्ट उसने बोला है वुड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैव टू स्टिल कलेक्ट टीसीएस एंड कंप्लायंस विद सेक्शन 52, वो पूछ रहे हैं भाई क्या उनको अभी भी टीसीएस कलेक्ट करना है, सेक्शन 52 वाला पेमेंट करते टाइम टैक्स कलेक्ट करना है, बोलो स्टूडेंट्स करना होगा क्या, क्या लगता है आपको करना होगा, अरे नहीं ना, उन पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 लग गया तो उनको ये कलेक्ट नहीं करना, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिन पर 9 सबसेक्शन 5 लग रहा है उनको नहीं करना। सेकेंड, विल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स, अच्छा इससे अब एक बात और याद आई मुझे, क्या
एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है क्लाउड किचन में। क्या बोला उन्होंने कि ऐसा रेस्टोरेंट जो अपनी सर्विसेज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऑपरेटर के थ्रू दे रहा है और स्टूडेंट उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर आरसीएम लगेगा, ठीक है, उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। जैसे मैंने बोला था भाई ड्राइवर्स वगैरह को लेने की जरूरत नहीं है अगर वो ओला के थ्रू दे रहे, तो ऐसा ही अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो फिर उसकी मर्जी, या तो वो कंटिन्यू रख ले रजिस्ट्रेशन या उसको डी रजिस्टर करवा दे अपने आप को। ओके ग्रेट। चलो नेक्स्ट आता है, वुड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैव टू मैंडेटरीली टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन? क्या उनको स्टूडेंट्स इस सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के लिए कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है? बिल्कुल भी नहीं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन किसको लेना होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाले केस में, यहां कुछ नहीं लेना, ठीक है। सो नो, नॉट रिक्वायर्ड। There will be no mandatory requirement of taking separate registration. Okay. Would the electronic commerce operators be liable to pay tax on supply of restaurant service made by unregistered business entities? Yes. अभी हमने बात तो करी कि अगर वो unregistered entities है, वो registration उनका है ही नहीं, तो section 9 subsection 5 यहाँ लग रहा है और उन्हीं को tax pay करना है। What would be the aggregate turnover of persons supplying restaurant services through electronic commerce operator? ऐसा कुछ बोला क्या स्टूडेंट? नहीं मैम। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या देखोगे स्टूडेंट्स? मैम यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर हम वही नॉर्मल वाली देखेंगे, दैट इज जो चल रही थी, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। सो इट इज क्लैरिफाइड दैट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उसको सेम कंप्यूट करेंगे भाई जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली फॉर थ्रेशोल्ड कंसिडरेशन और एनी अदर पर्पस इन द एक्ट, the person providing restaurant service to electronic commerce operator shall account such service in his aggregate turnover। इसने क्या कहा है? Now this next set कि अगर अब उसको ये लगा रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को, यार मेरा जो टर्नओवर है ना, मान लो मैं उस पर्टिकुलर लिमिट से मैं 50 लाख का सेल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा 30 लाख तो जो है वो क्लाउड किचन से ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है, तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन लूँ, इनकी सर्विस को ऐड करूँ? बिल्कुल करो यार, आपकी आउटवर्ड सप्लाई है ना, तो आप ऐड करोगे। मैंने क्या बोला था वैसे भी, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है सम टोटल, सब ऐड होगा। ओके नेक्स्ट आता है, कैन द सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स बी रिकॉर्डेड एज इनवर्ट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स? ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई जो रेस्टोरेंट सर्विस ने सप्लाई दी, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए इनवर्ट सप्लाई है? उसने परचेज करी है, उसने रिसीव नहीं, वो एक मीडिएटर था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर देखो नो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स आर नॉट द रेसिपिएंट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। वो रेसिपिएंट नहीं है, रेसिपिएंट कस्टमर है, हम है रेसिपिएंट, हमने जोमेटो से खाना मंगवाया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि भाई अगर उस पर रिवर्स चार्ज लग रहा है तो इन दैट केस आपको उसको इनवर्ट सप्लाई रिपोर्ट करना है, नहीं करना, आपको वहां मेंशन करना होगा भाई सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में मेरे पे आरसीएम लग रहा है। ओके नेक्स्ट, would electronic commerce operators be liable to reverse proportionate ITC on its input goods and services for the reason that ITC is not admissible on restaurant service? Now what they are saying student, इन्होंने कहा, अब हमें पता है कि उसने कह दिया भाई एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था आपको ब्लॉक क्रेडिट के केस में, सेक्शन जल्दी बोलो, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट 2017, कि मैम अगर कोई ना खाना मंगवा रहा है, रेस्टोरेंट से खाना ले रहा है, उस पर जो जीएसटी पे कर रहा है उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। दे आर आस्किंग भाई वैसे तो आईटीसी मिलता नहीं, तो अब जो रेस्टोरेंट है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने ये सर्विस ली है, तो क्या मतलब जो खाना लिया आगे सप्लाई किया, क्या उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा? आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स दे आर बेसिकली परफॉर्मिंग देयर सर्विसेज एज एन इंटरमीडियरी, ठीक है। अब इसकी वजह से वो रेसिपिएंट नहीं है, वो वहां पे उसको खाना नहीं ले रहा, वो खुद नहीं खाएगा बैठ के कि चलो यार आज खा लेते हैं, जोमेटो वाले नहीं खा रहे, हमारे लिए मंगवा रहे हैं वो, ठीक है। तो इन दैट केस वो वहां पर आईटीसी अवेल कर सकते हैं, दे आर पर्टिकुलरली अ बिजनेस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है ना, वो जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, क्लाउड किचन होते हैं, उनसे वो कमीशन चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा उसका बिजनेस चल रहा है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसका क्रेडिट भी ब्लॉक होगा। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट हमारी बात आती है कि मैम चलिए ये तो पता चल गया कि भाई वैसे जो होता है नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कर लेगा अगर उसने पे किया हुआ, लेकिन यहाँ पर ना एक बात और आई, यहाँ लग रहा था सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। अब एक बात बताओ, टैक्स किसने पे किया था?
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने उसने खुद पूरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कैश में डिस्चार्ज करी, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डाल के। हाँ, तो इस केस में तो वैसे भी आईटीसी का पॉइंट अराइज होगा ही नहीं। तो अगर उसने आरसीएम के अंडर, आरसीएम सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंडर स्टूडेंट्स वहां पर उसने टैक्स डिस्चार्ज किया है, तो इन दैट केस आईटीसी अलाउड क्या कहूंगी मैं, कहूंगी देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ दिस। वो यूटिलाइज कैसे कर सकता है, क्योंकि उसने खुद से ही पेमेंट करी है, उसको मिला नहीं है आईटीसी। ठीक है, और अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो वो इंटरमीडियरी की तरह एक्ट कर रहा था। नेक्स्ट, कैन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यूटिलाइज इट्स आईटीसी टू पे टैक्स? ये क्या कह रहा है, उसने कहा भाई जितना उसको टैक्स रेस्टोरेंट सर्विस का देना था, क्या वो ये कह सकता है मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा है? नहीं, वो इनपुट टैक्स पड़ा होता है, उसको जो पे करना है दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स। तो इन दैट केस स्टूडेंट्स वो वहां पर इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। मीन्स दे आर सेइंग, जस्ट वेट, यहां इसका मतलब क्या है कि मान लो उसके पास अपना आईटीसी पड़ा था 200 रुपए का, उसको पेमेंट करनी थी रेस्टोरेंट की 400 की, तो क्या कह सकता है भाई आईटीसी है? नहीं कह सकता, दोनों बातें अलग अलग हैं, उसको कैश में डिस्चार्ज करना होगा। तभी मैंने ऊपर बोला था कैश खुद से डिस्चार्ज कर रहा है तो आईटीसी का पॉइंट यहाँ पर अराइज भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट, उन्होंने कहा would supply of goods or services other than restaurant services through electronic commerce operators be taxed at 5% without ITC? Now what they are saying, वो कह रहा है भाई क्या यहाँ पर 5% का टैक्स लगेगा? अगर कोई गुड्स या सर्विसेज रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़कर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है, तो क्या यहाँ पर 5% का ऐसा लगेगा क्या? बोलो स्टूडेंट्स, क्या 5% का टैक्स लगता था? जल्दी बोलिए जल्दी। तो इन दैट केस उन्होंने बोला भाई जिसका जो रेट चल रहा है वही चलेगा, ऐसा कोई भी डिस्पेंशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर स्टूडेंट्स वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में आ रहा है तो बात अलग हो गई। अगर वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में नहीं फॉल करता और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे अमेजॉन बड़ा है, तो उन पर टीसीएस का प्रोविजन लगता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। कितनी है? 4 अब। बिसाइड्स द सर्विसेज और अदर सप्लाईज मेड ऑन हिज ओन अकाउंट on any supply that is not notified under section 9 subsection 5, तो उस पर जो है जो नॉर्मल उसकी लाइबिलिटी थी वही लगेगा, दैट इज उस पर टीसीएस का प्रोविजन लग जाएगा। ठीक है, दस प्रेजेंट डिस्पेंशन कंटिन्यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन सप्लाईज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, और जैसे प्रेजेंट में कर रहे हो वैसे ही करोगे। नेक्स्ट उसने कहा what restaurant service and goods or services other than restaurant service sold by a restaurant to a customer under the same order be billing differently? अब ये क्या कह रहा है? अब अमेंडमेंट लेक्चर में भी आपके पास आ रहा है चिंतामणि, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि चिंतामणि वेलकम इन आवर क्लास। ओके, ये आ गया चिंतामणि। चिंतामणि का एक जो है काइंड ऑफ ना मॉल है, उसने क्या किया अपने आप को स्टूडेंट, उसने कुछ रेस्टोरेंट वाला खाना भी भेज दिया लोगों के पास। सेकंड, वो यहाँ पर आपको बोल रहा है, एक तो क्या भेज रहा है रेस्टोरेंट किसी कस्टमर को, और सेम कस्टमर को उसने कुछ गुड्स भेज दिए लाइक कोई ब्रेड मिल्क कुछ भी भेज रहा है, या फिर मान लो उसी के मॉल में उसी की जगह पर वो फर्नीचर सेल करता है, वो फर्नीचर भेज रहा है। तो अब वो कह रहा है भाई जब इन दोनों के केस में अब मैं कैसे करूं, क्या मैं इनवॉइसेस साथ में रेज करूं या मैं अलग से रेज करूं? तो देखिए स्टूडेंट, कंसीडरिंग दैट हमें ये पता है कि जो भी सप्लाई होती है रेस्टोरेंट सर्विस की थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, अब वो तो यहाँ पर अलग जाएगी, तो स्टूडेंट्स उनको ये बोला जाता है कि आप जो रेस्टोरेंट सर्विस को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ही उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मान लो मतलब किसी के भी थ्रू आप एक तो गुड्स भेज रहे हो, सपोज जोमेटो, मैं नहीं कह रही ऐसा होता है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, मान लो ये, चलो मान लो एक टोमेटो आया, ठीक है, अब टोमेटो आपने बोला आप हमारे जरिए जो है ना वो ग्रोसरी आइटम भी भेज सकते हो और हमारे जरिए आप जो खाना भेज सकते हो, भेज रहा है वो, तो क्या करे, रेस्टोरेंट पे तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 लग गया और दूसरे पे लगा नहीं, तो वो सेपरेट बिल्स वहां पर रेज कर ले। ठीक है, तो इट इज एडवाइजेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो सेपरेट बिल रेज कर ले रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए और सेपरेट करे उसके दूसरे ऑर्डर के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आप स्टूडेंट्स इसमें ना हम एक बात इसको और भी ले सकते हैं, क्या, एक तो हो गया रेस्टोरेंट वाला बंदा ऐसे भेज रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो कस्टमर को अब अगर सप्लाई कर रहा है किसी रेस्टोरेंट का सामान भी और कुछ अदर आइटम्स भी, तो उसको भी बोला जाता है भी कस्टमर से भी आप सेपरेट बिलिंग ही
रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हु विल इशू इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कौन करेगा, जल्दी बोलो। खाना आता है, कौन सप्लाई करता है, किसके नाम पे, जोमैटो। ओके, सो दैट इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस कौन इशू करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जैसे ओला आप बुक करते हो तो ओला वाले जो है वो इनवॉइस भेजते हैं, तो अब सेम यहाँ इस केस में भी होगा। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन में बी इशूड एज रिगार्ड रिपोर्टिंग ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज वैल्यू एंड टैक्स लायबिलिटी एटसेट्रा इन द जीएसटी रिटर्न। उसने कहा भाई जीएसटी रिटर्न में दिखाना है स्टूडेंट, डेफिनेटली दिखाना है। मैंने बोला आपको डेफिनेटली दिखाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो फिलहाल क्या करते हैं, जो उनकी जीएसटीआर 3B होती है समरी रिटर्न, उसमें सब कुछ दिखाते हैं। तो हाँ जी, वो इसी तरीके से दिखाएंगे। मैम क्या ये आगे सारी टेबल नंबर वगैरह याद करनी है, नहीं करनी, बस याद रखना दिखाएंगे जीएसटीआर 3B में समरी रिटर्न और जीएसटीआर 1 में अगर उनकी आउटवर्ड सप्लाईज वगैरह हैं वो, और वहीं पर आरसीएम के केस भी दिखा देंगे। ठीक है, आइए एक बार पढ़ा दूं। तो क्या करेगा स्टूडेंट, जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाली है ना, वो जीएसटीआर 3B में दिखा देगा और उसको दिखा देगा भी मेरी आउटवर्ड सप्लाईज किस तरीके से थी और मैंने कौन सी जो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में करी। अब आउटवर्ड सप्लाई है तो काउंटिंग पर्पस के लिए वो जीएसटीआर 1 में भी दिखा देगा, जैसे नॉर्मली कर रहे थे। इसी के साथ आती है आपकी नेक्स्ट अमेंडमेंट विच इज रिगार्डिंग टू आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है। आपको ध्यान है क्या, हमने एक बात करी थी क्या मैम, कि पहले जो होता था एलिजिबल क्रेडिट एंड इनएलिजिबल क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या था ये, पहले स्टार्ट हुआ था भाई जितना भी इनएलिजिबल क्रेडिट है, यानी जो कि उसकी जीएसटीआर 2A 2B में शो नहीं हो रहा है, उस क्रेडिट का वो सिर्फ 20% ले पाता था। किसका, एलिजिबल क्रेडिट का। इनएलिजिबल क्रेडिट के लिए एलिजिबल क्रेडिट का 20% बस। फिर ये रिड्यूस होकर 10 हुआ था, फिर 5 हुआ था। नाउ फॉर आवर जनवरी एग्जामिनेशन इसको कर दिया है निल, यानी अब वो, ध्यान सुन लेना, ये पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब वो एलिजिबल क्रेडिट का 100% प्लस इनएलिजिबल क्रेडिट के लिए वो कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएगा। जो पहले 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट था, नाउ इट इज निल, अब वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही है स्टूडेंट्स इसमें अमेंडमेंट। तो सिंपल सी बात बोल दी है यहां पर आकर कि आईटीसी इज नॉट अलाउड अगर उसकी जो है उसमें रिटर्न में शो नहीं हो रहा, जो ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न थी। ठीक है मैम, बस इतना सा ही है कि ये पूरा ना पढ़े, बिल्कुल ना पढ़ो, बस इतना सा ही इसमें है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। अब स्टूडेंट्स ये है कि अब अथॉरिटीज बता दी है कि अगर जो रूल 86 है हमारा होता था, क्या रूल 86A में मान लो भाई कोई भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है तो कौन सी अथॉरिटी को कितने अमाउंट तक, कौन सी अथॉरिटी को हम कहेंगे कि यहाँ पर वो ऑथोराइज है कि वो जो डेबिट होता था अमाउंट उसको डिसअलाउ कर दे, यानी वो कह दे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आप यूज नहीं कर पाओगे अब। तो स्टूडेंट्स अगर जो है फ्रॉड्यूलेंट अमाउंट जो है, फ्रॉड्यूलेंटली आईटीसी अमाउंट जो है वो अप टू 1 करोड़ है, तो ये याद कर लेना, एमसीक्यू में आने के चांसेस हैं अब इसके। डीसी या एसी दैट इज डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर 1 करोड़ से ज्यादा बट 5 करोड़ तक, तो उनकी अपर वाली पोजीशन दैट इज एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर, उससे भी ऊपर है, 5 से भी ऊपर है तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। बस इतना याद रखना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाइए रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में। ठीक है, ये वाला जितना भी पार्ट, अच्छा मैम रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में अमेंडमेंट है कि अगर आपको कंपोजिशन लेवी में, कंपोजिशन स्कीम वाले पार्ट में अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो फिर कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स नहीं होने चाहिए थे। पहले हमारे पास थे पान मसाला, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स, आइसक्रीम वाला केस। अब इन्होंने ये कह दिया कि भाई ये जो एरेटेड, जो फ्लाई एश ब्रिक्स हैं, रेड ब्रिक्स हैं, बिल्डिंग ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स हैं, वो सब भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ पाएंगे। ओके, सो आई होप यहाँ भी आपको ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारी अमेंडमेंट रिगार्डिंग द टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। ये क्या अमेंडमेंट है, बस एक अमेंडमेंट, क्या ई इनवॉइस कौन सी कैटेगरी पे, कौन से वाले पर्सन के लिए मैंडेटरी था मैम, इट वॉज मैंडेटरी अगर जो पर्सन, पहले क्या था स्टूडेंट्स, पहले ये जो लिमिट थी जो हमने क्लास में डिस्कस करी थी दैट वॉज 50 करोड़, यही थी ना, कि जिनकी जो
एग्रीगेट टर्नओवर है, इफ इट एक्सीड्स इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 50 करोड़, तो इन दैट केस उसको जो है ई इनवॉइस उसके लिए मैंडेटरी होता था। वो लिमिट पेपर में आएगी 100% आएगी, 50 करोड़ से कम करके 20 करोड़ करती है। नाउ दिस लिमिट इज 20 करोड़, तो 20 करोड़ से ज्यादा अगर किसी की भी जो है उसकी गई थी स्टूडेंट सप्लाई, सो इन दैट केस एग्रीगेट टर्नओवर अगर गई थी तो फिर हाँ वो अब उसके लिए मैंडेटरी है। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जल्दी बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैं अब इसी के साथ आपकी जीएसटी की सारी अमेंडमेंट्स यहाँ पर कवर होती हैं, तो जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि इस 35 मिनट्स के सेशन में आपको सारी अमेंडमेंट समझ आई या नहीं आई, और अगर कोई भी डाउट्स है अमेंडमेंट में सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय। और याद से कस्टम की अमेंडमेंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू।